राजधानी लखनऊ के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक मल्होत्रा ने HAL के 39 वर्षों के अनुभव को बताया कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछले समय की भांति आज के समय में कई बड़े बदलाव हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी अंतर बताया है और बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद कई स्थानों से जुड़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक मल्होत्रा सर, आपने HAL में 39 वर्षों तक कार्य किया। आपने इस लंबे करियर का सबसे यादगार अनुभव क्या रहा? हमने जब HAL ज्वाइन किया था तो उस समय एकदम कॉलेज से पढ़ के निकले थे। तो सबसे पहले हम नासिक में गए। नौकरी हमारी जब लगी थी तो नासिक में लगी थी। तो वहाँ पे जैसे गए हैं तो पहला अनुभव तो ये हुआ कि घर में जैसे अपने परिवार के साथ रहते थे तो किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। तो सीधे वहाँ पहुँचे एकदम तो सब कुछ बदल गया। पहले तो बाहर का, फैक्ट्री में तो बाद में बदला। तो जाके अकेले रहना, अकेले खाने पीना, अपना सारा इंतजाम खुद करना, तो अपने पे डिपेंड होना, मतलब सबसे पहले तो ये सीखा गया। उसके बाद स्टूडेंट से एकदम सर्विस करनी, क्योंकि हम पंजाब को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ आती तो सब भाषाएं हैं, हिंदी इंग्लिश सब में कॉम्पिटेंट थे अच्छी तरह, लिखने पढ़ने समझने में, लेकिन बोलने में इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं थी। तो वहाँ जब गए तो महाराष्ट्र है तो वहाँ पे लोग हिंदी पंजाबी नहीं बोलते, या तो मराठी बोलते हैं या फैक्ट्री में इंग्लिश बोली जाती थी। तो जो हमारे बॉस थे तो पहले उनके साथ जैसे इंटरेक्शन हुआ तो हमने तो हिंदी में बोला। तो सबसे पहली डांट हमें ये पड़ी कि स्पीक इन इंग्लिश। तो तब से हमने जैसे टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी शुरू की तो धीरे धीरे हमें इंग्लिश बोलने की आदत हुई। उसके बाद नौकरी करने के लिए कई चीज़ों का उस समय होता है कि आपको कैसे टाइम पे उठना आना है, खाना पीना बदल जाता है, आपके नीचे स्टाफ है उनसे काम करवाना, ऊपर वाले बॉसेज हैं उनके हिसाब से रहना, काम करना। तो ये सारे बदलाव अपनी ज़िंदगी में आते हैं। वहाँ हमने कोई 3 साल काम किया था। उसके बाद लखनऊ में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ब्रांच खुल गई। तो 1971 में हम यहाँ लखनऊ में आ गए। तो तब से 1971 से लेके 2007 तक हम यहीं HAL लखनऊ में सेवारत रहे। तो पहले हमने जब ज्वाइन किया था तो सीनियर प्लानर की पोस्ट पे थे और जब रिटायर हुए हैं तो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ से HAL से हम रिटायर हुए। और इसके साथ क्या था, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उस समय और आज के समय में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं? जी, उस समय जब हमने ज्वाइन किया था तो ना तो उस समय कंप्यूटर थे और ना इतनी ऑटोमेशन थी। तो जितना काम है मशीनों पे और लेबर टेक्नीशियंस, वो काम ज़्यादा उनके दिमाग से और मेहनत से ही काम होता था सारा मैक्सिमम। ऐसा नहीं कोई बटन दबाया आपने काम हो गया, कुछ मतलब मशीन में करा तो पूरी वो बन के और तैयार होके निकल गई, या ऑटोमेटिक है तो अपने आप वो चल रही है असेंबली लाइन। तो ज़्यादातर काम जो है आदमी को ऊपर चढ़ के लाइन पे करना पड़ता था। मशीनों को चला के उसके ऊपर मशीनिंग करनी, असेंबली करनी। तो ज़्यादातर मैक्सिमम काम जो है उससे होता था। मेहनत ज़्यादा थी, ज़्यादा वर्कर चाहिए होते थे काम करने के लिए, खर्चा ज़्यादा आता था। तो धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर आते गए तो ऑटोमेशन शुरू हुई और हम रिटायर हुए उसके कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले से जिन्हें आनी शुरू हो गई, जिनमें प्रोग्राम फीड किया जाता था और आपने अंदर उसको डाल दिया मटेरियल को तो पार्ट बन के तैयार हो गया जाता था। उसके बाद जैसे असेंबल होते हैं पार्ट्स, बड़ी असेंबलीज बनती हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो असेंबली लाइन में भी काफ़ी ऑटोमेशन होती थी कई चीज़ें। उसके बाद टेस्टिंग करने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी होती थी, लेकिन फिर ऐसे इक्विपमेंट आ गए जिनसे टेस्टिंग बहुत ईजी थी तो समय कम लगने लगा। तो धीरे मैन पावर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई, ऑटोमेशन ज़्यादा हुई, मशीनें और जो आई ऑटोमेटिक वो काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने उस समय ऐसी संस्थाओं से
के साथ, तो हमने उस समय भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति है जो यहाँ पे भावना, उसके बारे में बहुत सुना था कि वो वृद्धजनों के लिए काफ़ी काम करती है और ईमानदारी से काम करती है। तो 2007 नवंबर में तो हम उससे भावना से जुड़ गए और तब से अब तक लगातार जुड़ाव बना हुआ है। तो जब हम जुड़े थे तो साधारण मेंबर सदस्य थे, उसके बाद कई पदों पे हमने काम किया है। उसमें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, फिर जनरल सेक्रेटरी थे, अभी इस समय हम वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हैं। और जो वृद्धजनों की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कई समस्याएं होती हैं, तो उनकी लोनलीनेस की, अकेलेपन की समस्या होती है कि रिटायर होने के बाद या जो भी आपका काम, बिजनेस, नौकरी होती, आप फ्री हो गए तो अकेले होते हैं घर में। तो बच्चे, कुछ शादियां हो गई, बाहर चले गए, यहाँ भी तो अपने काम पे रहे, आप दिन भर क्या करेंगे। यार दोस्त हैं, धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। अकेलेपन की समस्या। दूसरा, कुछ लोगों को आर्थिक समस्या होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। समस्या ये है कि कुछ लोग जो ज़्यादा गरीब हैं, जो नौकरी पेशा नहीं, उनकी सहायता की जानी चाहिए किसी न किसी तरह से। तो ये सब सोच के मेरी भावना भी काम करती है। और इसको एक्सप्लेन करना भूल गया, क्योंकि जनरली आदमी उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। पहले उसका रूटीन फिक्स होता है सुबह शाम, तो एकदम से फ्री होता है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी, एक्सरसाइज और ये सब बंद हो जाती है। तो उसको किसी तरह से फिट रखना एक ये लक्ष्य था। तो हम भावना में एक काम ये करते हैं, जो उसकी एकाकी की, अकेलेपन की समस्या है, उसको दूर करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनसे उनका टाइम पास हो। इस भावना में ज़्यादातर मेंबर्स ऐसे हैं जिनको आर्थिक समस्या नहीं है, ठीक है, उनको ज़्यादातर पेंशन मिलती है और उनके पास अपना खर्चा पानी चलाने को ठीक ठाक पैसा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन ज़्यादातर ठीक है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पास होता, तो शुरू किए कि जिससे कि उनका टाइम पास हो और बाकी लोगों का, गरीब जनों का या दूसरे लोगों का भला हो। तो उसके लिए काम इस तरह के करते हैं कि जैसे उनको ये बताना कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या समस्याएं जो हैं आपकी, उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई। पेंशन मिलेगी, या आप गाँव में हैं तो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उनके अंडर आपको क्या क्या मतलब लाभ मिल सकता है, ताकि और किसी की जो समस्या है उसको नोट करके लाते थे। तो जो उस इलाके के रहने वाले हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। हर साल एक मेडिकल कैंप लगाती है भावना, जिसमें कोई 10, 12, 15 फ्री किए जाते हैं। 35-36 स्टॉल लगते हैं, उसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं सभी, और वो ज़्यादातर निर्धन, गरीब, असहाय लोगों के लिए ही होते हैं। ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ी, जो अपना मतलब कहीं टेस्ट नहीं करा सकते। तो और उनको होता है, डॉक्टर भी रहते हैं, उसके बाद अपना टेस्ट करा के उसको दिखाते हैं, और इनिशियल 10 दिन की दवाइयाँ भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद भी वो मतलब 1 महीने तक मतलब फिर आगे डॉक्टर को फ्री दिखा सकते हैं। वो 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते भर की कुछ क्लासेस उसके लिए लगाती। ये यूथ लिए इस तरह के काम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी को हमने अडॉप्ट करके, इसकी उदयपुर में इसका हेड ऑफिस है और यहाँ इसका सेंट्रल जोन का ऑफिस है। मैं इसका वाइस चेयरमैन था, अभी इस समय मैं पैटर्न हूँ इस संस्था का। पिछले कोई 5-6 साल से हम इसके पैटर्न हैं। और दूसरा अपने मतलब, और ये संस्था यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में कई जगह काम करती है। और इनकी हर 2 वर्ष पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब इंडिया में भी 3 हो चुकी हैं जिनको हमने ऑर्गेनाइज किया है। और बाहर जब होती है तो भी हम अपने मेंबर्स को लेकर जो 20, 25, 30, 40 एक ग्रुप बना के जाते हैं। 2-3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, बाकी थोड़ा घूमने का प्रोग्राम उसके टूरिस्ट कंपनी के साथ बना लेते हैं, तो थोड़ा उसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाती और है। क्योंकि बाहर विदेश में, जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी
मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत कम है। वो लोग मतलब ज़्यादातर, और उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं। वहाँ तो बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के हुए तो कुछ भी हो वैसे अलग हो जाते हैं। और वहाँ मैरिज भी ऐसा नहीं कि हम लोगों की तरह के पूरी ज़िंदगी भर उसमें चलती रहेगी। तो ये वहाँ की मतलब उनकी समस्याओं पर फोकस अलग तरीके से करना होता है। उनकी जो समस्याएं थी वो ज़्यादा डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं वो लोग। फ्री टाइम है तो वो उनके पास ये है कि उनको कोई सेवा करने को होना चाहिए, तो वो कहीं उनके पास पैसा होता है नहीं, ना ही अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो समस्याओं का अंतर है। और वहाँ ज़्यादातर देशों में वहाँ पे जितनी मेडिकल है, हेल्थ है, वो सारी आपकी फ्री है रिटायरमेंट के बाद में।